यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने कल स्टडी किया था आपका प्रीवियस लेक्चर में, डी शॉर्टी ब्रिज एंड शियरिंग ब्रिज, both bridge is used for the measurement of capacitance. डिशॉर्टी ब्रिज में आपका जो C1 है ये एक अननोन कैपेसिटेंस है, यानी जिसका भी मेजर करना है हमें कैपेसिटेंस, वो आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है। और उसके बाद इस आर्म में आपका स्टैंडर्ड कैपेसिटेंस है, और ये आपका प्योर रजिस्टिव आर्म 3 और आर्म 4 में आपका प्योर रजिस्टिव रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या है कि द ब्रिज इज द सिंपलेस्ट कंपेयरिंग टू कैपेसिटेंस, और इनको कंपेयर करके जब हम बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा C1 की वैल्यू आ जाएगी C2 इंटू R4 अपॉन R3, ठीक है। फेजर डायग्राम को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक, और बोला भी था कि आप लोग एक बार फिर से इसको देख लेना। इसका जो इस ब्रिज से आपका कैपेसिटेंस मेजर होता है, ठीक है, तो उस टाइप के कैपेसिटेंस को हम मेजर कर पाते हैं इस सिंपल ब्रिज से जिसका डाइलेक्ट्रिक लॉस 0 होता है, या जिसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस होता ही नहीं है। इस तरीके की कैपेसिटेंस को हम केवल इस सिंपल डिसॉर्टी ब्रिज से मेजर कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल वे में डाइलेक्ट्रिक लॉस आपका उसी कैपेसिटेंस में ना हो, ये पॉसिबल है जो आपका एयर मीडियम का हो। जैसे सभी लोग कैपेसिटेंस से या कैपेसिटर से फेमिलियर हैं, ठीक है, कि जो आपका कैपेसिटर होता है उसमें डाइलेक्ट्रिक, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फील्ड होते हैं, या तो कागज़ कई बार होता है या कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल्स को हम क्या करते हैं कैपेसिटर में फील्ड करके रखते हैं। तो उसमें आपका अगर इस तरह का कोई मीडियम है दो प्लेट के बीच में, कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच में, तो वो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस होगा ही होगा। केवल उसी में आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस नहीं होगा जो आपका एयर फील्ड होगा, यानी जिसमें एयर होगा उसके दोनों प्लेट के बीच में। तो ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपका किसी कैपेसिटर में इम्परफेक्ट कैपेसिटर्स है या उसमें आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी सर्किट को क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, यानी जो आपके कैपेसिटर यहाँ पे थे उनको विद डाइलेक्ट्रिक लॉस और वे नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस के साथ ऐड कर दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है। तो वो अब क्या है कि आप उसी सेम सर्किट कनेक्शन से, ठीक है, सेम सर्किट कनेक्शन से आप उस कैपेसिटर का भी कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हो जिसमें आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहा हो, ठीक। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमें डिसिपेशन फैक्टर्स के टर्म्स में आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई और कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड थे, और उसके बाद नेक्स्ट है आपका शियरिंग ब्रिज, ठीक है। शियरिंग ब्रिज से क्या है कि द कनेक्शंस एंड फेजर डायग्राम ऑफ द ब्रिज अंडर बैलेंस कंडीशन आर शोन इन फिगर। तो ये आपका शियरिंग ब्रिज का है। शियरिंग ब्रिज एक तरीके से देखोगे तो मैक्सवेल इंडक्टेंस कैपेसिटेंस ब्रिज जो था, ठीक है, उसी के तरीके का है, बस उसमें क्या है, यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर था, और यहाँ पे आपका क्या था, एक रजिस्टर लगा हुआ था, बाकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, मतलब आपका पैरेलल में एक रजिस्टर और कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्टेड थे। ये उसका फेजर डायग्राम था, इसको भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। तो इसमें भी आपका जैसे C1 जो है वो आपका अननोन कैपेसिटेंस है, और C2 और C4 आपके क्या है, एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर है जिनकी वैल्यू ऑलरेडी नोन होगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो फॉर्मूला डिसिपेशन फैक्टर का भी और उसके बाद आपका C1 का भी, ये दोनों ही फॉर्मूले डेराइव हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को स्टडी कर लिया था। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, कैरी फोस्टर ब्रिज या विंस, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए आपका विंस ब्रिज का यूज होता है, ठीक।
ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट का, और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 80% श्योर है कि आपका विंस ब्रिज एग्जाम में पूछा ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आप लोग इसका कनेक्शन डायग्राम एक बार कॉपी में ड्रॉ करो। ठीक है, मैं सभी लोगों को 3 मिनट्स देता हूँ, सभी लोग आप कनेक्शन डायग्राम इसका ड्रॉ करो। विजुअल है ना सबको? ठीक 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 है, इसको आप लोग, मैं 3 मिनट्स दे रहा हूँ, आप लोग ये कनेक्शन डायग्राम जो आपका विंस ब्रिज का है इसको ड्रॉ करो। कुछ नहीं है, आपका जैसे शेयरिंग ब्रिज था, ठीक है, उसी तरीके का ही कुछ कनेक्शन, बस देखो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हुए पढ़ते हुए चलोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आगे चल के। नहीं तो हो सकता है विंस ब्रिज में शेयरिंग ब्रिज बनाओ, शेयरिंग ब्रिज में विंस ब्रिज बनाओ, ठीक है, जब एग्जाम आपका हो। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप बनाते चलोगे, ड्रॉ करते हुए चलोगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस डायग्राम को आप लोग विंस ब्रिज को डायग्राम को ड्रॉ करो। ड्रॉ कर लिया सबने? ठीक ठीक। इसमें देखो आपका क्या है कि विंस ब्रिज यूज होता है आपका फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, ठीक है, और इसका सबसे ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स है, यानी जो आपका वायरलेस सिस्टम है, ठीक है, वो आपका फ्रीक्वेंसी पे ही वर्क करता है। ठीक है, जैसे आप मान लो कि एफएम ही मान लो अगर चलता है, ठीक है, हम मोबाइल ही यूज करते हैं, तो इसके लिए भी आपका क्या है, एक बैंडविड्थ डिसाइडेड है। तो जो बैंडविड्थ होती है वो होता है क्या है, फ्रीक्वेंसी तो होता है। तो इसलिए विंस ब्रिज
आपका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है सारे ब्रिज से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए यूज होता है और फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, जैसे कि आपका ऑडियो एंड हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर्स एज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस। द व्हील्स ब्रिज ऑल्सो फाइंड्स एप्लीकेशंस इन ऑडियो एंड हाई फ्रीक्वेंसी, HF का मतलब हो गया हाई फ्रीक्वेंसी ऑस्किलेटर्स एज द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग डिवाइस। अब ये आपका ऑस्किलेटर्स वगैरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे नेक्स्ट, हो सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ऑस्किलेटर्स वगैरह क्या हैं। अब इसमें देखो आपका एक व्हील्स ब्रिज का कनेक्शन डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपका देखो जो रजिस्टिव ब्रांच है R1 और R2, इसके बीच में मैकेनिकल कपलिंग होती है। मैकेनिकल कपलिंग इन द सेंस कि ये दोनों ब्रिज एक तरह से क्या है कि मैकेनिकल कपलिंग मतलब अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर वाली लैब में, अगर उसमें मशीन लैब में गए होगे तो एक मोटर और जनरेटर का सेट था, ठीक है, उसमें आपस में एक मैकेनिकल कपलिंग थी, यानी मैकेनिकल कपलिंग का वो आपस में मैकेनिकल तरीके से जुड़े रहते हैं। तो ये आपका क्या R1 और R2 एक, देखो इसमें क्या है कि एक फ्रीक्वेंसी मेजर्स करने के लिए साइंटिस्ट मीन्स ने एक ब्रिज फॉर्म किया। अब वो ब्रिज को हमें क्या करना है, स्टडी करना है कि किस तरीके से वर्क करता है। अब इसमें आपका देखो कि उन्होंने क्या किया, एक फर्स्ट ब्रांच में जो फर्स्ट आर्म है उसमें एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का आपका क्या हुआ, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यूज किया R1 और उसके पैरेलल में C1। सेकेंड जो आर्म है उसका आपका, ठीक है, सेकेंड आर्म में एक रेजिस्टेंस और उसके सीरीज में आपका कैपेसिटेंस, और उसके बाद थर्ड आर्म और फोर्थ आर्म आपका प्योरली रेजिस्टेंस है, ठीक, और इसमें आपका AC सप्लाई है और डिटेक्टर आपका कनेक्टेड है। तो द व्हील्स ब्रिज इज प्राइमरली known as a frequency determining bridge and is described here not only for its use as an AC bridge to measure frequency but also for its application in various other useful circuits। ठीक है, आपका जो व्हील्स ब्रिज है वो केवल फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए नहीं बल्कि और भी यूजफुल सर्किट्स में इसका एप्लीकेशन है। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि आपका व्हील्स ब्रिज मतलब सारे ब्रिज जो हमने AC ब्रिज पढ़े हैं, टू मेजर इंडक्टेंस, टू मेजर कैपेसिटेंस, टू मेजर फ्रीक्वेंसी और म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो उसमें आपका व्हील्स ब्रिज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो अ व्हील्स ब्रिज फॉर एग्जाम्पल मे बी एम्प्लॉयड इन हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर, ठीक है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर where it is used as notch filter discriminating against one specific frequency। तो आप लोग आगे अभी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर एक मतलब आपका सर्किट कनेक्शन होता है, जो किसी सर्किट में अगर हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो वो इसको क्या करता है, मेजर करता है और उस सर्किट में एज अ फिल्टर वर्क करता है, ठीक। तो इसके बारे में हम डिटेल में मैं आपको अभी नहीं बताता हूँ, क्योंकि अभी आप बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। आगे जब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के पार्ट हैं, ठीक है, जब आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स स्टडी करोगे तब ये आपका ऑस्किलेटर्स क्या है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी। तो व्हील्स ब्रिज का ये सर्किट कनेक्शन डायग्राम है। अगर इससे हम बैलेंस कंडीशन को कंसीडर करते हुए अगर इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन यानी क्रॉस आर्म के इम्पीडेंस का मल्टीप्लिकेशन को इक्वेट करें तो R1 ये पैरेलल सर्किट है तो R1 अपन 1 प्लस जे ओमेगा C1 R1 और इंटू क्रॉस आर्म में R4 हो जाएगा इक्वल टू R2 माइनस जे अपन ओमेगा C2, ठीक है, इंटू R3। यहाँ से इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अगर हम देखें तो R4 अपन R3 इक्वल टू R3 अपॉन R1 प्लस C1 अपॉन C2 और प्लस जे ओमेगा C1 R2 माइनस 1 अपॉन ओमेगा C2 R1, ठीक है। ये सर्किट हमको ये आपको इक्वेशन मिलेगा। अब इस इक्वेशन का अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम इक्वेट करें तो यहाँ से देखो R4 अपॉन R3 इक्वल टू हो जाएगा
ये वाला रियल पार्ट है दोनों, ठीक है, R3/R1 प्लस C1/C2। इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंटिंग है। यहाँ आप सॉल्व करोगे R4/R3 और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये R3 ना होकर के R2/R1 होगा, ठीक है। R2/R1 प्लस C1/C2 प्लस ये जो आपका बाकी इक्वेशन करेक्ट है। तो इसलिए रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर इक्वेट करें तो R4/R3 इज इक्वल टू R2/R1 और प्लस C1/C2 हो जाएगा। ये वाला टर्म रियल हो जाएगा। इमेजिनरी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें आपका इमेजिनरी टर्म्स है ही नहीं, तो इमेजिनरी टर्म्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो वहां से देखो ओमेगा C1R2 माइनस 1 ओमेगा C2R1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से क्या है कि ओमेगा को अगर कॉमन लेकर के, यानी एक तरह से इसको राइट हैंड साइड भेज दें और ओमेगा को मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे कर दें, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√R1R2 C1 C2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओमेगा इक्वल टू होता है आपका 2πf, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2π√R1R2 C1 C2। अगर हम एज्यूम कर लें कि R1 R2 R है और C1 C2 C है, ठीक है, देन इक्वेशन जो आपका ये वाला इक्वेशन है कैन बी रिटेन एज f इक्वल टू 1/2πRC, क्योंकि ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये C स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से, तो 1/2πRC हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को अगर डाउट है, देखो ब्रिज आपके सारे सिमिलर तरीके से हैं, हमें केवल बैलेंस कंडीशन को क्या करना है, सेटिस्फाई करना होता है। वहां से आपका क्या है, हमें जो भी चीज में वो यानी जो भी वो आपका ब्रिज जिस भी पर्पस के लिए बनाया गया होता है, जैसे इंडक्टेंस मेजर करने के लिए या कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए या फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, ठीक है, तो वहां से आपका क्या है, चीजें मेजर हो जाती हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी इक्वेशन में अगर डाउट है। ठीक है, ये वाला, हाँ तो इसको जैसे देखो R4 इस वाले जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म से इसको R4/R3 कर दिया और इसको इससे डिवाइड कर दिया, जो ये वाला ब्रैकेट वाला टर्म्स है ना, इस ब्रैकेट से डिवाइड कर दिया और R4/R3 कर दिया। तो यहाँ से देखो R2, यहाँ R3 नहीं होगा, ये R2 होगा, मैंने बताया कि आपको मतलब मिसप्रिंटिंग है, ठीक है, जो नीचे सही लिखा है करेक्ट करके। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है, तो वहां से जैसे आप देखो रियल पार्ट तो ये हो जाएगा R4/R3 R2/R1 प्लस C1/C2, और जब आप इसको डिवाइड करोगे R1/R2 माइनस j/ओमेगा C2 को R1/1 प्लस j/ओमेगा C1R1 से, तो आपको ये वाला टर्म्स मिल जाएगा। वो मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पे मतलब शॉर्टकट लिखा, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये टर्म्स मिल जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, वो मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करके तो मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब करोगे, जैसे R4 को R3 से डिवाइड कर दिया और R2 माइनस j/ओमेगा C2 को R1/1 प्लस j/ओमेगा C1R1 से डिवाइड करोगे, जब इसको डिवाइड करने के बाद सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, जो ये इक्वेशन मिल रहा है ये मिल जाएगा। सिंपल आपको क्या करना, मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज C1 and C2 are fixed capacitor equal in value and R4 equal to 2R3, the Wien's bridge may be used as a frequency determining device balanced by a single control. Switch resistance R1 and R2 are mechanically linked so as to fulfill the conditions R1 equal to R2। जो वहाँ पे हम मैकेनिकल, उसमें मैकेनिकल लिंक या मैकेनिकली कपलिंग की बात की है, वो केवल R1 और R2 को
इक्वल करने के लिए किया गया है। और इस मतलब आपका जो ब्रिज है उसका मेजरमेंट का मतलब आपका फ्रीक्वेंसी रेंज भी है कि दिस ब्रिज इज स्टेबल फॉर मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज, फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, आपका जो व्हील्स ब्रिज फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है, ये आपका 100 हर्ट्ज टू 100 किलो हर्ट्ज तक यूज होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट का। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट में आपका जो जनरली यूज होता है, ठीक है, वो कैम्बेल्स ब्रिज यूज होता है। तो इसमें आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजरमेंट में आपका 2-3 तरीके का ब्रिज है, ठीक है, जो यूज किया जाता है। हैवीसाइड म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज, हैवीसाइड कॉम्बैट म्यूचुअल इंडक्टेंस ब्रिज। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली होता क्या है, कैसे आपका सर्किट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और फिर उसको मेजर करेंगे। फिर आपका हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रांसफार्मर में आपका आएगा करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट भी लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। सिलेबस एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिव्यू करवा देता हूँ। ठीक है, देखो आपका मेजरमेंट ऑफ लो मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंसेस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस मेजरमेंट ये भी स्टडी कर चुके। एसी ब्रिजेस फॉर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस मेजरमेंट। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। अब आपका यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स। इसमें आपका करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, रेशियो एंड फेज एंगल एरर्स, डिजाइन कंसिडरेशन एंड टेस्टिंग। तो एक लेक्चर के नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मैं सभी लोगों को यही सजेशन देता रहता हूँ कि आप लोग भी साथ साथ पढ़ते चलो, क्योंकि ऐसा होगा कि मैं तो यहाँ ऑनलाइन क्लास में किसी को देख तो पा नहीं रहा हूँ कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, फिजिकल होता तो सब समझ में आ जाता है कि कौन पढ़ रहा है। ठीक, तो इसीलिए सभी लोग साथ साथ पढ़ते चलो, ताकि आपका साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करते चलोगे तो आपको बाद में लास्ट में मतलब बर्डन नहीं पड़ेगा। तो आप दिमाग में ये भी मान के चलो आपका कि एग्जाम तो होना है आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि अब वैसे भी गवर्नमेंट अलाउ तो कर ही दी है एग्जाम के लिए, और एग्जाम आप लोगों के दिसंबर मंथ में होते हैं। तो दिसंबर मंथ तक हो सकता है कि स्थिति थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो आपका क्या है, एग्जाम होंगे। ठीक है, ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। ओके ओके, थैंक यू।